हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पृष्ठ बैंक के अध्याय 6 ऊष्मागतिकी और ये है क्लास 11वीं का रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक, जिसका हल हम आपको इसी वीडियो में करवाने वाले हैं। इसमें हम आज आपको विकल्प करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर 2 अंक 3 अंक जितने नंबर का भी इसमें से आता है। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए हो पूरी वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो से। प्रश्न क्रमांक पहला है कि किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है। बंद तंत्र किसी को कब कहेंगे? जब वो परिवेश के साथ किस चीज़ का विनिमय करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य का नहीं केवल ऊर्जा का। तो बंद तंत्र क्या करता है? सिर्फ जो है द्रव्य का नहीं कर पाता, बाकी ऊर्जा को जो आदान प्रदान कर सकता है। इसके बाद हमारा विकल्प नंबर दूसरा आता है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, कि निम्न में से कौन से एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है? कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गहन की एंथैल्पी। ये गहन की जगह आपको यहाँ पर या सही कर लेना है इसको। ये क्या है? ये है दहन एंथैल्पी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ये दहन एंथैल्पी है, तो आपको इसका आंसर सही कर लेना कि दहन एंथैल्पी के मान हमेशा कैसा होता है? सदैव ऋणात्मक होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डेल्टा ई। आपको यहाँ पे बता दें कि बच्चों, आपको कई बुकों में जो है आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं और आपकी बुकों में भी डेल्टा यू भी दिया हुआ है। इसके अलावा कई बुकों में आपका जो आंतरिक ऊर्जा उसको डेल्टा ई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। अब डेल्टा यू भी आ सकता है लिखा ऑप्शन में और डेल्टा यू भी। तो इस ऑप्शन में आपको डेल्टा ई दिख रहा होगा, तो आपका राइट आंसर डेल्टा ई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। ये आपका राइट आंसर है। अगर प्रसार यदि कार्य तंत्र द्वारा किया जा रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्लू, लेकिन आपको सही आंसर ये लगाकर आना है पहला वाला। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की। तो यदि गैसीय अभिकारकों में अभिकारकों और उत्पादों के मूलों की संख्या समान हो, कैसे हो? मूलों की संख्या समान हो तो क्या होगा? तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई। इसका जो समीकरण होता है इस प्रकार से, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ये है आपके मूल। अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मूलों की संख्या कैसी हो? समान हो, ना बराबर हो या कोई परिवर्तन ना हो उनमें, तो यहाँ पे जीरो कह सकते हो। तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? जीरो, और आपके पास क्या बचेगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे आते हैं अध्याय में लगे हैं अध्याय 7 का। आज हम इसमें आपको विकल्पों को हल करवाने वाले हैं और इसके बाद हम आपको इसके 2 अंक 3 अंक जितने भी नंबर का इसमें से प्रश्न आता है उनको भी हल आपको करवाएंगे पूरे चैप्टर। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। पहला प्रश्न हमारा कि मानव रुधिर यानी मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो हमारा जो रक्त है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और इसका जो पीएच मान है वो होता है 7.4। तो आपको ये क्षारीय भी याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन के आधार पर पूछ लें। तो आपको याद रखना है कि हमारे रक्त का पीएच 7.4 होता है जो कि एक क्षारीय है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि है CH3COONH4। इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है हमारा कि साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। अगर साम्य अवस्था में कोई अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो उसमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा? तो आंसर होगा इसका 0। मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो। और चौथा है प्रश्न हमारा कि NaCl का जलीय विलयन। NaCl मतलब नमक को अगर हम पानी में घोलें तो इसका जो जलीय विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो आपको बता दें कि इसका जो जलीय विलयन होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? उदासीन होगा। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर पीएच स्केल जो होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक, बीच में होता है 7 जो कि उदासीन बिंदु माना जाता है। अब कई बार विकल्प में 0 पूछ लेते हैं कि 0 जो है अगर पीएच मान 0 हो तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय, उदासीन। तो बहुत से बच्चे इसको उदासीन कराते हैं, ये गलत आंसर है। 7 से नीचे जो भी होता है वो होता है अम्लीय, 7 होता है तो उदासीन है और 7 से ऊपर है तो क्षारीय होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखें।
ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां आता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब होता है AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड किस प्रकार का अम्ल है या क्षार है वो हमें यहाँ पर बताना। तो ब्रोंस्टेड अम्ल, आर्सेनियस अम्ल, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। तो आपको बता दें कि इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का अष्टक पूरा नहीं है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को ये ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले जो है वो कहलाते हैं लुईस अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं वो कहलाते हैं लुईस क्षार। तो यहाँ पर AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड दिया, तो ये हो जाएगा आपका लुईस अम्ल इसका राइट आंसर। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां कि निम्न में किसका pH मान उच्चतम है। तो आपका जो निम्नतम pH मान है वो है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक आता है 7वां कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं। तो आर्हेनियस की जो यहाँ पर अम्ल क्षार संबंधित 3 सिद्धांत दिए गए थे, एक आर्हेनियस सिद्धांत, ब्रोंस्टेड-लॉरी सिद्धांत और इसके बाद लुईस क्षार सिद्धांत, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। तो उनमें से आर्हेनियस का पूछा, तो आर्हेनियस ने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्षार अम्ल कहलाते हैं, और जो OH देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इसके बाद आए थे हमारे ब्रोंस्टेड-लॉरी, तो उन्होंने बताया था जो जल और अजल विलयन में प्रोटॉन देते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड अम्ल, और इसके बाद जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इसके बाद आए थे आपके लुईस अम्ल, लुईस जो कि Gn लुईस थे, इनका पूरा नाम Gn लुईस था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषा दी थी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले कहलाते हैं अम्ल और देने वाले कहलाते हैं क्षार। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जलीय विलयन में इसको जब घोला तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई, H2 में क्या हुआ है, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे H+ इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका H+। इसका सही आंसर आपका H+ रहेगा, ये नहीं होगा आपका, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वो कहलाते हैं आर्हेनियस के हिसाब से अम्ल। ये जो परिभाषा है यहाँ पर ये प्रोटॉन के हिसाब से है। ठीक है, प्रोटॉन जो कि ब्रोंस्टेड-लॉरी ने परिभाषा दी थी वो इसके हिसाब से चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, लेकिन आपको सही आर्हेनियस के हिसाब से क्या लगाना है, H+ आयन लगाकर आना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की। तो इसमें अभिक्रियाएं दी गई हैं, सभी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर रिवर्सिबल यानी साम्य में अभिक्रिया हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से उत्क्रमणीय अभिक्रिया का आंसर है KNO3 NaNO3 और KCl और NaNO3 वाला जो ऑप्शन है आपका तीसरा सही है। बाकी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती हैं, बस साम्य में ज़रूर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 9 कि यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो, हमने अभी आपको बताया ऊपर कि 0 अगर होता तो वो कैसा विलयन होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है कि साम्य स्थिरांक Kc की जो इकाई है इस अभिक्रिया के लिए क्या होगी। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीटर का स्क्वायर मोल प्रति स्क्वायर, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोल लीटर पर घात 2 मीटर और मोल पर घात -2। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 अंक वाले प्रश्न। तो इनको हम आपको जल्दी ही जो है अपलोड करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको समय से इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें जिससे आपके मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बने रहिए हमारे चैनल पर।